हेलो गाइस, एकेडमिक अप क्लासेस में आपका स्वागत है। हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जहां पर हम लोग हेनरी फयोल के 14 प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे। हेनरी फयोल एक फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट थे फ्रांस में, जिन्होंने बहुत सारे रिसर्च वर्क के बाद 14 प्रिंसिपल्स रेडी कर रखा है। बट हम लोग इस वीडियो के अंदर सिर्फ 7 प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे और रिमेनिंग 7 नेक्स्ट वीडियो में। रैदर देन वेस्टिंग द टाइम, जस्ट मूव ऑन टू आवर टॉपिक्स। डिवीजन ऑफ वर्क विल बी द फर्स्ट प्रिंसिपल, जहाँ पर एक होल ऑर्गेनाइजेशन का वर्क जो है उसे वेरियस पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और डिवाइडेड पार्ट में एक एक इंडिविजुअल को असाइन किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी। तो इन दिस वे जिसको वो जॉब अच्छे तरीके से करना आता है तो उसको वो पर्सन को वो वाला जॉब दिया जाएगा, तो वो एक बहुत अच्छा रिजल्ट देगा हमें, एज वेल एज एक काम को रेगुलरली करते करते वो एक्सपर्ट बन सकता है अपने फील्ड में। तो इसका बेनिफिट क्या करके पूछा जाएगा, तो इट विल इंक्रीज दी प्रोडक्टिविटी, इट विल डिक्रीज दी वेस्टेजेस एंड देयर विल बी स्पेशलाइजेशन। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? एक पावर होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन में जो हेड में बैठता है, जो मैनेजर अपने वर्कर्स को कभी काम दे रहा है, तो दैट वर्कर विल बी रिस्पॉन्सिबल टू दैट मैनेजर। ओके, तो फॉर दैट उसको काम तो उसने असाइन कर दिया, बट उस काम को करने के लिए थोड़ा बहुत उसको अथॉरिटी तो देना चाहिए ना अपने एम्प्लॉयज़ को, देन ओनली वो टाइमली कंप्लीट करके दे सकता है। सो इस अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये बोला गया इस प्रिंसिपल के अंदर, एक पर्सन को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो उसके लिए आपको सफिशिएंट अथॉरिटी भी देना चाहिए, देन ओनली द वर्कर इज़ एबल टू डू देयर वर्क इन एन एफिशिएंट मैनर। सो इसका एडवांटेज क्या क्या है करके देखा जाएगा, तो द वर्कर विल बी एबल टू अचीव दियर टारगेट एट राइट टाइम में अपना एम्प्लॉय जो है अपना काम को अच्छे तरीके से कर सकता है, और उसके एम्प्लॉय जो जिसको काम असाइन किया गया है उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज़ होगा। और इसमें मिसयूज़ भी किया जा सकता है। अभी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी कम दिया मगर आपने उसको पावर ज़्यादा दे दिया अपने एम्प्लॉयज़ को, तो वो अपने पावर को मिसयूज़ भी कर सकता है। सो सफिशिएंट अथॉरिटी देना है अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, दैट्स इट। अगला प्रिंसिपल है डिसिप्लिन। इट इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर ऑल द एम्प्लॉयज़ टू रेस्पेक्ट एंड फॉलो द रूल्स दैट आर मेड टू रन द ऑर्गेनाइजेशन इन अ स्मूथ वे। इस प्रिंसिपल के अंदर ये बोला गया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन बहुत एक इम्पॉर्टेंट थिंग है। तो डिसिप्लिन होगा तो देयर विल बी अ बेटर रेपुटेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन का रेपुटेशन जो अमॉन्ग द पीपल होता है वो बहुत इंक्रीज़ हो सकता है, और एम्प्लॉयज़ भी जो एफिशिएंटली वर्क करेंगे, एंड लेबर मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। तो डिसिप्लिन इज़ दी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग। डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन रहेगा तो हम लोग बहुत सारे एडवांटेज अचीव कर सकते हैं। अभी एक ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन नहीं है तो उनका मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो सकता, एज वेल एज द एम्प्लॉयज़ का जो कॉन्फिडेंट लेवल है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा, और जो पीपल के सामने जो रेपुटेशन था उस कंपनी का बिल्कुल सत्यानाश हो जाएगा। तो बेटर इज़ दैट डिसिप्लिन एनवायरनमेंट रहेगा तो वो सक्सीड कर सकते हैं। आवर फोर्थ प्रिंसिपल विल बी यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड में ये बोला गया इस प्रिंसिपल के अंदर, एक एम्प्लॉय जो है सिर्फ एक ही सुपीरियर से काम ले सकता है, एंड ही इज़ आंसरेबल टू दैट पर्सन ओनली। अभी 2-3 सुपीरियर से उसको काम मिला तो ही बिकम कन्फ्यूज एंड ही इज़ नॉट एबल टू डू देयर वर्क इन एन एफिशिएंट मैनर। सो एक एम्प्लॉय सिर्फ एक बंदे से काम लो, उसे ही उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल, उसको आंसरेबल रहना चाहिए। और बिकॉज ऑफ दैट हमको क्या क्या एडवांटेज मिलता है करके देखते हैं। देयर विल नॉट बी एनी कन्फ्यूजन, वो सबऑर्डिनेट जो एम्प्लॉय है क्लियर रहेगा किसको काम करके देना है करके, और इसके वजह से एम्प्लॉय जो क्लियरिटी के साथ अपना काम करेगा, और देयर विल बी इंक्रीज इन एफिशिएंसी। और इजीली जो एक सुपीरियर जो है, हेड जो है जिसको काम दे रहा है, तो आराम से उसको अथॉरिटी भी दे सकता है, उसके लिए उस काम को करने के लिए पावर भी आराम से इजीली फिक्स कर सकता है। बट अभी यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो नहीं किया जाएगा तो तब क्या हो सकता है कि उसको अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने में प्रॉब्लम हो सकती है, और सबऑर्डिनेट्स कंफ्यूज हो सकता है कि बहुत सारे लोगों से काम मिल गया और अपना काम को टाइमली परफॉर्म भी नहीं कर पाएगा। सो दीज आर ऑल दी ड्रॉबैक्स ऑफ इट। अभी उसको फॉलो ना करे तो बेटर इज़ दैट यूनिटी ऑफ कमांड की वजह से बहुत सारे बेनिफिट मिल रहे हैं, इसे फॉलो कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन, तो अडॉप्ट कर रहे हैं आजकल। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन विल बी द फिफ्थ प्रिंसिपल। इसके अंदर ये बोला गया है कि एक कंपनी के अंदर एक ग्रुप बनाया गया है तो एक ग्रुप के लिए सिर्फ एक ही प्लान को परफॉर्म करना चाहिए, और उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव, उससे रिलेटेड वर्क ही आपको परफॉर्म करना चाहिए। क्योंकि अभी एक ग्रुप के लिए 2-3 प्लान्स आप लोग दे रहे हो तो ही इज़ नॉट एबल टू डू देयर वर्क, और एक प्लान में एक हेड रहेगा, उसका इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके ये लोग वर्क परफॉर्म करेंगे। This was the thing which is given in unity of direction.
एडवांटेजेस क्या है इस यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को फॉलो करने में, दैट इज़ एक ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव को अच्छे तरीके से अचीव कर सकता है और उनका एफिशिएंसी लेवल भी इंक्रीज होगा। अभी ये लोग यूनिटी ऑफ डायरेक्शन फॉलो नहीं कर रहे तो इनका एफिशिएंसी लेवल बिल्कुल डिक्रीज होगा, देयर विल नॉट बी एनी कोऑर्डिनेशन और अपने ऑब्जेक्टिव को भी अचीव नहीं कर पाएंगे। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट, इस प्रिंसिपल के अंदर ये बोला गया है एक इंडिविजुअल दैट इज़ द एम्प्लॉयज़ हु इज़ वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन ना, तो एक एम्प्लॉय को अपने इंटरेस्ट अपना ज़्यादा सोचने से पहले ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना चाहिए उसे। वो अपने माइंड में ये सोच रहा है कि हाँ मुझे इतना प्रॉफिट कमाना है, मैं इस तरीके से चीट करके इस ऑर्गेनाइजेशन से इतना पैसा हड़प सकता हूँ, ये सब काम उसे नहीं करना और अपना वर्क दे के अच्छे तरीके से 100% अपना वर्क दे के ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने में उसको हेल्प करना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं। फर्स्ट वन इज़ वो अपना ह्यूमैनिटी ऑब्जर्व कर सकता है। सेकेंड थिंग इज़ अभी कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है तो होल एम्प्लॉय का प्रॉफिट होगा, उनका बोनस मिल सकता है, उनका सैलरी इंक्रीज हो सकता है। एंड थर्ड थिंग इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव शुड बी अचीव्ड इन दी ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट दी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अब इसमें डिसएडवांटेजेस ये बोला गया है कि एम्प्लॉयज़ अभी अपने आप को ज़्यादा सोचने लग गए तो इट विल क्रिएट एन हिंड्रेंस फॉर द अचीवमेंट ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। वो अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाएंगे और ऑर्गेनाइजेशन जब अपना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पा रहा, लॉसेस में जा रहा है, तो ये पूरे एम्प्लॉयज़ हु इज़ वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन सबको अफेक्ट कर सकता है। तो बेटर इज़ दैट कि जनरल इंटरेस्ट को सोचो, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को सोचो रैदर देन थिंकिंग अबाउट देयर ओन इंटरेस्ट। रेन्यूमरेशन टू एम्प्लॉयज़, इट मीन्स सैलरी टू द एम्प्लॉयज़। इस प्रिंसिपल के अंदर ये बोला गया है कि एम्प्लॉयज़ को फेयर वेजेस मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू द वर्क दे आर डन। जैसे जो काम कर रहे हैं उस काम के हिसाब से उनको पैसा मिलना चाहिए, सैलरी मिलना चाहिए, देन ओनली वो सेटिस्फाइड रहेंगे और अपने डेडिकेशन के साथ काम करेंगे। तो इसका एडवांटेज ये है कि दे विल बिकम एनकरेज्ड एंड देयर विल बी ए सेटिस्फिकेशन और स्पिरिटली काम करेंगे। अभी उनको उनके वर्क के हिसाब से पैसे मिल रहे हैं तो वो स्पिरिट के साथ काम करेंगे और अपने ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के कभी नहीं जाएंगे कि उनको एडिकेट सैलरी मिलेगा। तो अभी सैलरी ठीक से नहीं मिल रहा तो क्या क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकता है देखा जाएगा तो देयर विल बी डिसऑनेस्टी, वो ऑर्गेनाइजेशन को चीट कर सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा सकते हैं वो लोग और सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे वो लोग कभी भी। Thanks for watching. Do subscribe Academic Hub channel for more videos. Like करो, share करो, comment करो, but don't forget to subscribe.